अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अब तक हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के हवाले से और अपने इस कोर्स के हवाले से जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ डेफिनेशंस का, हम 11 डेफिनेशंस जो हैं वो कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में भी हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे 4 डेफिनेशंस डिस्कस करें। फर्स्ट डेफिनेशन जो अपनी स्क्रीन पर आप लोग सब लोग देख सकते हैं, दैट इज़ फाइलर। अब अगर आप इस वर्ड का लफ्ज़ी मतलब देखें तो फाइलर कहते हैं जी वो जो फ़ाइल जमा करवाता है, जो फ़ाइल जमा करवाता है उसको कहते हैं ये फाइलर है, फ़ाइल जमा करवाने वाला। लेकिन टैक्स के कानून में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक फ़ाइलर का मतलब क्या है? फ़ाइलर का मतलब है जी जो इनकम टैक्स के हवाले से जो तफसीलात चाहिए होती हैं ना, जो टैक्स डिपार्टमेंट तफसीलात मांगता है, इनकम की डिटेल्स मांगता है, इनकम की रिटर्न्स। तो रिटर्न्स का मतलब है तफसीलात, डिटेल। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स की अथॉरिटीज़ जिस भी पर्सन से, पर्सन मतलब इंडिविजुअल भी, कंपनी भी, एसोसिएशन भी, गवर्नमेंट्स भी, जैसा कि मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी पर्सन की डेफिनेशन में, तो जो पर्सन भी अपनी रिक्वायरमेंट्स को जो टैक्स डिपार्टमेंट उस पर इम्पोज करता है, भाई आप अपनी आमदनी के गोशवारे, आमदनी की रिटर्न्स, आमदनी की तफसीलात, इनकम टैक्स रिटर्न्स, अपनी आमदनी की तफसीलात हमें मुहैया करें। तो जो भी पर्सन अपनी आमदनी की तफसीलात मुहैया कर देता है ऑन टाइम बेसिस, और जो तरीक़ाकार टैक्स डिपार्टमेंट बताता है आमदनी की तफसीलात मुहैया करने के बारे में, जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक जो जमा करवा देता है, उसको हम कहते हैं ये फाइलर हो गया जी। फाइलर मतलब कि इसने टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स के कानून के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो डिमांड्स थी टैक्स डिपार्टमेंट की, उसके मुताबिक अपनी आमदनी की तफसीलात जमा करवा दी हैं। तो जमा करवा देने वाला ऑन टाइम और बताए गए तरीक़ाकार के मुताबिक जो टैक्स डिपार्टमेंट को अपनी आमदनी की तफसीलात जमा करवा देता है उसको फाइलर कहा जाता है, और जो तफसीलात जमा नहीं करवाता उसको नॉन फाइलर कहा जाता है। क्लियर हो गया जी। अब फाइलर और नॉन फाइलर का पता कैसे चलता है? अगर मैंने अपनी तफसीलात जमा करवा दी हैं तो पता कैसे चलेगा जी मैंने जमा करवा दी हैं? तो मैं अगर किसी भी दिन अपनी तफसीलात जमा करवाता हूँ, फॉर एग्जांपल किसी भी वीक में किसी भी दिन मैं अपनी तफसीलात मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक मैं जमा करवाता हूँ, सैटरडे को जमा करवाता हूँ, तो मंडे को, हर मंडे को, सोमवार वाले दिन टैक्स डिपार्टमेंट एक लिस्ट जारी करती है उन लोगों की जिन्होंने पूरे वीक अपडेट नहीं करती, हर वीकली उस रिपोर्ट को, उस लिस्ट को अपडेट कर देती है। और उस लिस्ट में जो जो शख्स, इंडिविजुअल, जो जो कंपनी, जो जो एसोसिएशन अपनी आमदनी की तफसीलात मुहैया कर देती है उसका नाम उस लिस्ट में शाया कर दिया जाता है। उस लिस्ट को कहा जाता है, अभी नेक्स्ट डेफिनेशन हमने वही पढ़नी है, उस लिस्ट को कहा जाता है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। तो जब भी कोई आमदनी के गोशवारे जमा करवा देगा, तफसीलात जमा करवा देगा, जो तफसीलात टैक्स डिपार्टमेंट ने को चाहिए होंगी उसको फाइलर कहा जाएगा। और फाइलर होने के बाद आपका नाम जो है वो सोमवार वाले दिन, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर जुमेरात वाले दिन अपनी तफसीलात जमा करवाई हैं ना, तो सोमवार वाले दिन मेरी तफसीलात जो हैं वो टैक्स डिपार्टमेंट अपनी लिस्ट पर चढ़ा देगा, उसे मेंशन कर देगा, जिसमें मैं अपना नाम देख सकता हूँ भाई मेरा अप्रूव हो, मतलब मेरी जो टैक्स की तफसीलात हैं वो टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुँच चुकी हैं। फिर मुझे फाइलर वाली हैसियत मिल जाएगी और उसके मुताबिक जो टैक्स में रायत होती हैं, जो गुंजाइश होती हैं, वो मिलना शुरू हो जाती हैं। तो फाइलर मीन एनी पर्सन, हर वो पर्सन है हुज़ नेम। अब देखें यहाँ पर्सन का लफ्ज़ आ गया ना, तो पर्सन का मतलब शख्स नहीं है सिर्फ, जैसा कि मैं डेफिनेशन में ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि पर्सन का मतलब इंडिविजुअल भी है, कंपनी भी है, एसोसिएशन भी है, ठीक है ना। फाइलर मीन्स एनी पर्सन हुज नेम इज़ इन द एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इशूड बाय। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के बारे में भी मैं बता चुका हूँ आपको, भी इसके बारे में प्रॉपर डेफिनेशन भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो फाइलर का मतलब है जिसका नाम इस लिस्ट में आ जाए। इस लिस्ट में नाम कब आएगा? जब आप अपनी आमदनी की तफसीलात बताए गए तरीक़ाकार के मुताबिक मुहैया कर देंगे। वो ऑनलाइन है या मैनुअल है। अब वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इशूड, ये एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट कौन इशू करता है? एक तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, पाकिस्तान के 4 सूबों के बारे में। वो पाकिस्तान के 4 सूबे कौन से हैं जी जिनके बारे में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR लिस्ट जारी करता है? पाकिस्तान में टैक्स का निज़ाम चलाने वाला सबसे बड़ा इदारा, सुप्रीम इंस्टीट्यूशन, हाईएस्ट अथॉरिटी, वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। इसका पुराना नाम CBR होता था, अब 2007 के बाद इसका नाम FBR रख दिया गया, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। पंजाब, सिंध, KPK और बलूचिस्तान, इन 4 सूबों के जो पर्सन है ना उनकी टैक्स पेयर लिस्ट FBR जारी करता है।
और आज़ाद एंड जम्मू एंड कश्मीर कौंसल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो पर्सन होते हैं ना उनकी टैक्स पेयर लिस्ट जारी करता है। गिलगित बल्तिस्तान कौंसिल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की जो टैक्स पेयर लिस्ट है वो जारी करता है। द पर्सन इज़ होल्डर ऑफ अ टैक्स पेयर्स कार्ड, जिसको टैक्स पेयर्स कार्ड दे दिया जाए कि भाई उसके पास ये सबूत है भाई वो टैक्स पे कर रहा है। वो कार्ड चाहे मतलब वो लिस्ट में चाहे वो FBR इशू कर दे, वो लिस्ट वो आज़ाद जम्मू कश्मीर कौंसिल बोर्ड कर दे, वो गिलगित बल्तिस्तान कर दे, या जिस पर्सन के पास टैक्स पेयर्स कार्ड हो उसको फाइलर कहा जाता है। ठीक हो गया जी। The definition of filer has been included in the ordinance to Finance Act 2014। Finance Act 2014 में ये फाइलर का जो डेफिनेशन है ये शामिल की गई, एंड देन अमेंडेड इन 2018 में इसको अमेंड किया गया, इसमें थोड़ी बहुत तब्दीली की गई। इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज रेट्स ऑफ टैक्स फॉर फाइलर्स एंड नॉन फाइलर्स आर डिफरेंट इन मैनी केसेस। फाइलर होना कहता है बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि फाइलर्स के टैक्स रेट जो हैं वो लोअर होते हैं, और जो नॉन फाइलर होता है उसके लिए टैक्स रेट्स हायर होते हैं, उस पर टैक्स ज़्यादा इंपोज किया जाता है पेनल्टी के तौर पर, सज़ा के तौर पर, कि क्यों नहीं इसने अपनी आमदनी के गोशवारे जमा करवाए, आमदनी की तफसीलात क्यों नहीं जमा करवाई। उसके बाद आ जाए जी नेक्स्ट डेफिनेशन आज की इस लेक्चर की, दैट इज़ एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A कौन है जी, मैंने आपको जैसे पहले बता चुका हूँ, वो लिस्ट है जो जारी करता है कौन, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जारी करता है, आज़ाद जम्मू कश्मीर कौंसल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जारी करता है, गिलगित बल्तिस्तान कौंसल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जारी करता है। तो एवरी ईयर अ लिस्ट इज़ इंस्टीट्यूटेड, लिस्ट बनाई जाती है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से, बाय आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर कौंसल बोर्ड की तरफ से, और गिलगित बल्तिस्तान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से बनाई जाती है। ऑफ द पर्सन, उन लोगों की, पर्सनस की, उन लोगों की भी, उन कंपनियों की भी, उन एसोसिएशंस की भी, पर्सन का लफ्ज़ फिर सब के लिए इस्तेमाल होना ना, जिसके लिए मैंने पहले भी बताया था कि वो कंपनी के लिए भी है, वो इंडिविजुअल के लिए भी है, वो एसोसिएशंस के लिए भी है। इन सब की तरफ से जो लिस्ट जारी होती है जिसमें उन पर्सनस के बारे में बताया जाता है हु हैव फाइल्ड द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द ईयर, जो फाइल्ड कर देते हैं, फाइल में जमा करवा देते हैं, क्या फाइल मतलब जमा करवा देते हैं, क्या जमा करवा देते हैं, द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द ईयर, इनकम टैक्स के गोशवारे, रिटर्न, रिटर्न का मतलब है यहाँ पर तफसीलात, रिटर्न का मतलब यहाँ पर वापसी नहीं है, रिटर्न का मतलब टैक्स की बुक में मतलब क्या है, तफसीलात। हु हैव फाइल्ड, जो जमा करवा देते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, अपने इनकम टैक्स के गोशवारे, तफसीलात जमा करवा देते हैं। दिस लिस्ट इज़ नोन एज एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। इसके लिए शॉर्ट वर्ड भी इस्तेमाल होता है, वो शॉर्ट वर्ड कौन सा है, ATL, ATL। ATL का शॉर्ट वर्ड इसके लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप लोगों ने चेक करना हो कि भाई क्या आप लोग रजिस्टर्ड हैं टैक्स डिपार्टमेंट के पास या नहीं हैं, तो आप भी टैक्स डिपार्टमेंट की FBR की वेबसाइट खोलकर उसमें अपना नाम देख सकते हैं कि क्या ATL जो लिस्ट है उसमें आपका नाम है या नहीं है। तो ATL की लिस्ट को आप टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, और इसके लिए टेक्स्ट मैसेज सर्विस भी है कि आप टेक्स्ट मैसेज करने के बाद भी देख सकते हैं कि भाई आपका नाम उसमें है या नहीं है। 9988 पर अगर आप अपना ID कार्ड नंबर सेंड करें ना 9988 पर, तो वो आपको रिस्पॉन्स में बता देते हैं भाई टैक्स पेयर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है। तो ये दो डेफिनेशन हमने अभी कर ली जी। अभी तक कौन कौन सी दो डेफिनेशन की जी हमने, एक हमने की है जी फाइलर की, और दूसरी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, ATL एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट डेफिनेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एसोसिएट्स, सेक्शन 85। एसोसिएट्स का मतलब क्या है जी, एसोसिएट का मतलब समझने के लिए आप पहले ज़रा एसोसिएशन ऑफ पर्सनस के बारे में समझें, वो ऑलरेडी मैं डेफिनेशन आपको पढ़ा चुका हूँ। एसोसिएशन ऑफ पर्सनस का मतलब होता है जी कि a firm, a Hindu undivided family, an artificial judicial person, any body of person formed under the foreign law। मतलब इंडिविजुअल नहीं बल्कि फर्म को जिसमें एक से ज़्यादा पर्सनस हों उनको एसोसिएशन कहा जाता है। देखें जी, एसोसिएशन का हर मेंबर, एसोसिएट्स कहलाता है। ये बात समझ रहे हैं। अगर वो इंडिविजुअल्स की फ़र्द वाहिद एक अलग इंडिविजुअल्स की एसोसिएशन है तो हर मेंबर जो है ना, हर शख्स उसमें एसोसिएट्स होगा। अगर वो कंपनियों की एसोसिएशन है तो हर कंपनी एसोसिएट्स होगी। ठीक है जी। अगर वो एसोसिएशन ऑफ पर्सनस की एसोसिएशन है तो हर एसोसिएशन ऑफ पर्सन एसोसिएट्स होगी।
मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? तो एसोसिएट्स बेसिकली इस डेफिनेशन को पढ़ना इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि होता देखें क्या है, अब अपने घर में मैं आपको मिसाल बताता हूँ, अब अपने घर में अपने फादर और मदर के साथ रहते हैं, अपने भाइयों के साथ रहते हैं। अब वो पूरी फैमिली के लिए हर टैक्स डिपार्टमेंट हर किसी को आकर नहीं पूछता, वो घर के सरबराह अर्निंग मैन फादर को या ब्रदर को आकर पूछेगा, या जो अर्निंग कर रही हैं वो कोई लेडी है, उनसे घर का टैक्स लिया जाता है, घर की इनकम का टैक्स लिया जाता है। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? तो वो ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक पर्सन दूसरे के साथ एक ऐसे रिलेशनशिप में हो कि एक दोनों का रिलेशन इस किस्म का हो कि एक के बारे में ये पता हो कि भाई इसने वैसा ही करना है जैसा दूसरा कहेगा। और अगर 3 लोग किसी एसोसिएशन के मेंबर हों, उनको एसोसिएट्स कब कहा जाएगा? जब बाकी 2 के बारे में यही समझा जाए कि जो एक कह देगा ना, जो फैसला कर देगा, जो एग्रीमेंट कर देगा, जो उसकी राय होगी, बाकी दोनों उस पर वैसे ही अमल करेंगे। तो एसोसिएट्स उनको कहा जाता है, ऐसे रिलेशनशिप को कहा जाता है कि एक पार्टी जो कि दूसरी भी वैसे ही करे, तो हम कहते हैं इन दोनों के दरमियान एसोसिएट्स का रिलेशनशिप है। और अगर 3 हो तो हम कहते हैं जी 2 जैसा कहेंगे तीसरा वैसा ही करेगा, या एक जैसा कहेगा बाकी 2 वैसे ही करेंगे, मतलब एक्ट अकॉर्डिंगली, उसके मुताबिक ही अमल करेंगे। जो उसने फ़ैसला कर दिया, जो उसने राय दे दी, जो उसने इनकम के बारे में बता दिया, दूसरा वैसा ही करे, तो हम कहते हैं इनके दरमियान एसोसिएट्स का रिलेशनशिप है। बात समझ गए हैं जी? तो एसोसिएट्स का रिलेशनशिप कब होता है? जब ऐसा रिलेशनशिप बन जाए कि एक पार्टी जो कहे दूसरी एक्ट अकॉर्डिंगली, दूसरी वैसे ही करे, और ये समझा जाए, गालिब इम्कान इस बात का होगा भाई जो इसने कह दिया ना दूसरा वैसा ही करेगा। और अगर 3 लोग हैं तो एक ने जो कह दिया बाकी 2 वैसे ही करेंगे। ठीक हो गया जी? दिस टर्म हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय फाइनेंस ऑर्डिनेंस 2001। 2 पर्सनस विल बी एसोसिएट, 2 लोग एसोसिएट्स होंगे, 2 पर्सनस एसोसिएट होंगे, वेयर द रिलेशनशिप बिटवीन द 2, जब 2 के दरमियान रिलेशनशिप हो, इज़ सच ऐसा दैट 1 में रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड, एक के बारे में रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड का मतलब है गालिब इम्कान होना। मिसाल के तौर पर मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ, रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड इसका मतलब बताता हूँ। देखिए, आप स्विच ऑन करते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई लाइट चलेगी या फ़ैन चलेगा या कोई भी जो इससे कनेक्ट होगा, कोई ना कोई चीज़ ओपन होगी, रोशन होगी या चलना शुरू हो जाएगी। ये रीज़नेबल एक्सपेक्टेशन है, गालिब इम्कान है। आपने ग्लास को, शीशे को ज़मीन पर फेंका तो ये रीज़नेबली भी एक्सपेक्टेड है कि वो टूट जाएगा। आपने लोहे की रॉड को ज़मीन पर फेंका तो ये गालिब इम्कान है कि ये टूटेगी नहीं बल्कि आवाज़ आएगी लोहे के गिरने की। तो ये रीज़नेबली भी एक्सपेक्टेड कहा जाता है ऐसी चीज़ों को जिनके बारे में गालिब इम्कान हो कि भाई ऐसा ही होना है। ठीक हो गया जी? बिटवीन द 2 के दरमियान रिलेशनशिप ऐसा हो दैट 1 में रीजनेबली भी एक्सपेक्टेड, एक के बारे में ये रीजनेबली भी एक्सपेक्टेड है टू एक्ट इन अकॉर्डेंस, कि वो वैसा ही करेगा, मुताबिक करेगा, विद द इंस्ट्रक्शन ऑफ अदर, जैसा दूसरा उसे हदायत देगा, जैसा दूसरा कहेगा। और बोथ या अगर ज़्यादा हैं तो बोथ पर्सनस में रीजनेबली भी एक्सपेक्टेड, दोनों के बारे में ये गालिब इम्कान है टू एक्ट इन अकॉर्डेंस, कि वो वैसा ही करेंगे विद द इंस्ट्रक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, जैसा तीसरा बंदा, तीसरा कंपनी, तीसरा पर्सन कहेगा। तो ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एसोसिएट्स के दरमियान ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक पार्टी जो कहेगी दूसरी वैसे ही एक्ट अकॉर्डेंस वैसे ही करे, अगर 3 हैं तो 2 जैसा कहेंगी तीसरा वैसा ही करेगा। ऐसा रिलेशनशिप कब होता है जी? एन इंडिविजुअल एंड इज क्लोज रिलेटिव, एक फ़र्द और उसके करीबी रिश्तेदार, उसके भाई बहन बेटा बीवी, मेंबर्स ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, हर एसोसिएशन के जो मेंबर हैं उनके बारे में यही गालिब इम्कान होता है कि एसोसिएशन के किसी एक भी पर्सन ने, एक भी फ़र्द ने, एक भी कंपनी ने, एक भी मेंबर ने जो फैसला किया, बाकी सारे मेंबर वही फैसला करेंगे, वही उसके मुताबिक ही एक्ट करेंगे, एक्ट इन अकॉर्डेंस वैसे ही उसके मुताबिक ही जो है वो अमल करेंगे। अ ट्रस्ट एंड एनी पर्सन हु बेनिफिट्स फ्रॉम द ट्रस्ट, एक फलाही इदारा और उससे फ़ायदा लेने वाले जो लोग हैं, जो जैसा ट्रस्ट फैसला करेगी बाकी उसके मुताबिक वैसे ही एक्ट करेंगे। अ कंपनी एंड इट्स शेयर होल्डर, कंपनी और उसके वो वाले शेयर होल्डर हु कंट्रोल्स 50% और मोर वोटिंग पावर, राइट टू डिविडेंड एंड राइट टू कैपिटल, एक कंपनी और उसके वो वाले शेयर होल्डर जिनके पास 50% से ज़्यादा कंट्रोल हो, मतलब कैपिटल उनका हो,
उनके पास वोटिंग राइट भी 50% हो या इससे ज़्यादा हो, डिविडेंड में उनका इख्तियार भी 50% या उससे ज़्यादा हो, राइट टू कैपिटल और सरमाए में भी उनका हक 50% या उससे ज़्यादा हो। समझ लें एक मेजर शेयर होल्डर जिसकी शेयर होल्डिंग 50% या उससे ज़्यादा होगी, उसको हम कहते हैं ये क्या है, एसोसिएट्स हैं। This term has been introduced by the Finance Ordinance 2001. Two persons will be associates where the relationship between the two is such that one may reasonably be expected to act in accordance with the instructions of other, or both persons may reasonably be expected to act in accordance with the instructions of third person. An individual and his close relative, members of the association of person, a trust and any person who benefits from the trust, a company and its shareholder who controls 50% or more voting power, right to dividend and right to capital, जिसके पास 50% से ज़्यादा शेयर्स हों, राइट ऑफ डिविडेंड हो, राइट ऑफ कैपिटल हो, राइट ऑफ पावर हो, उनको एसोसिएट्स कहा जाता है। तो ये आज की तीसरी डेफिनेशन होगी। आज की फोर्थ और लास्ट डेफिनेशन है जी प्रिंसिपल ऑफिसर। प्रिंसिपल का लफ्ज़ आपने अपने कॉलेज में सुना होगा जी, प्रिंसिपल कहते हैं जी सरबराह को जो किसी इदारे को चला रहा हो। एक्चुअली वो प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल ऑफिसर हैं। आम ज़ुबान में प्रिंसिपल ऑफिसर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है किसी भी इदारे के सरबराह के लिए जिसके पास उस इदारे की सोल अथॉरिटी हो, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी को, किसी भी इदारे की हाईएस्ट अथॉरिटी को प्रिंसिपल ऑफिसर कहा जाता है। लेकिन टैक्स में प्रिंसिपल ऑफिसर का मतलब ज़रा डिफरेंट है। टैक्स में हर सरबराह को प्रिंसिपल ऑफिसर नहीं कहा जाता। फिर किसको कहा जाता है, तो बात ज़रा समझें ध्यान से। देखें, टैक्स डिपार्टमेंट जो है ना वो इंडिविजुअल के साथ, कंपनीज़ के साथ, एसोसिएशंस के साथ कम्युनिकेट करता है, ख़त किताबत करता है। क्यों करता है जी? टैक्स डिपार्टमेंट को कई तफसीलात चाहिए होती हैं, वो लेटर भिजवाता है, फिर उसके मुताबिक आपको उसका जवाब देना होता है। टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी आमदनी की तफसीलात चाहिए, वो आपको लेटर लिखेगा, आपको उसके लेटर का जवाब देना पड़ेगा, या ईमेल करेगा, उसका जवाब देना पड़ेगा। इस तरह टैक्स डिपार्टमेंट को आपके एक्सपेंडिचर की डिटेल चाहिए, आपके एसेट्स की डिटेल चाहिए, वो आपको लेटर लिखेगा, आप उसका जवाब देना पड़ेगा। तो अगर तो फ़र्द वाहिद की बात की जाए, मिसाल के तौर पर मैं एक सैलरीड इंडिविजुअल हूँ या मैं कोई बिज़नेस कर रहा हूँ, मेरी कोई शॉप है, तो टैक्स डिपार्टमेंट मेरे नाम पर वो लेटर भेजेगा, मैं उस लेटर को पढ़ूंगा और उसका जवाब दे दूँगा। बट एज़ फॉर एज एसोसिएशंस आर कंसर्न, लेकिन अगर आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन देखें जिसमें कई लोग होते हैं, कई कंपनियाँ होती हैं, कई इदारे होते हैं, या कंपनी को ही ले लें, एक कंपनी में कई लोग शेयर होल्डर होते हैं, कई डायरेक्टर्स होते हैं। अब टैक्स डिपार्टमेंट को जब एसोसिएशंस को या कंपनीज़ को लेटर लिखना हो तो वो किसके नाम लिखे? कंपनी का कोई एक मालिक नहीं है, एसोसिएशन या पार्टनरशिप फर्म का कोई एक मालिक नहीं है, फिर किसके नाम लेटर लिखा जाए? मसला हो गया ना कि लेटर किसके नाम लिखा जाए? भाई मालिक भी एक से ज़्यादा हैं, कंपनी में शेयर होल्डर एक से ज़्यादा हैं, डायरेक्टर्स एक से ज़्यादा हैं, फिर किसके नाम, हाईएस्ट अथॉरिटी कौन सी है? फिर होता क्या है कि टैक्स डिपार्टमेंट लेटर लिखता है जी कंपनी के नाम, वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, वो लेटर कंपनी के किसी एक टेबल से दूसरे से तीसरे टेबल पे, तीसरे से चौथे टेबल पे जाता है, कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता, उसको खोलता नहीं, उसका जवाब नहीं देता। क्यों? कोई सर दर्द ले उसकी। फिर होता क्या है, टैक्स डिपार्टमेंट बाकायदा पूछता है कंपनी से, एसोसिएशन से कि भाई हम जब आपको लेटर लिखें, उसे हमें कोई चीज़ आपसे चाहिए हो, आपसे हमने आमदनी की तफसीलात लेनी है, एक्सपेंडिचर की तफसीलात लेनी है, असासों की तफसीलात लेनी है, तो हम किससे लें? तो फिर कंपनी बताती है, एसोसिएशन बताती हैं कि भाई हमारे कंपनी का ये मैनेजर है, या ये अकाउंटेंट है, या ये क्लर्क है, या ये एजेंट है, या ये ऑफिसर है, आप इसके नाम लेटर भेजें। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग कि कंपनी में वो ज़रूरी नहीं कि कंपनी का कोई डायरेक्टर ही हो, किसी को भी कंपनी या एसोसिएशन नॉमिनेट कर सकती है। भाई इस अकाउंटेंट के नाम, इस एजेंट के नाम, इस सेक्रेटरी के नाम या इस डायरेक्टर के नाम आप लेटर भेजा करें। अब उस सेक्रेटरी को, उस एजेंट को या उस डायरेक्टर को जो भी नॉमिनेट किया गया, उसको पता होगा भाई कि टैक्स डिपार्टमेंट का जब भी कोई लेटर आएगा वो मेरी टेबल पे आएगा, ऊपर लिखा होगा भाई ये सेक्रेटरी है मिस्टर खालिद, इसके नाम लेटर जाना चाहिए। वो जब सिक्योरिटी गार्ड के पास जाएगा, कंपनी का पोस्ट ऑफिस जो पोस्टमैन होगा, तो सिक्योरिटी गार्ड उसको उसी मिस्टर खालिद के टेबल पर पहुंचा देगा। मिस्टर खालिद को पता होगा भाई मुझे प्रिंसिपल ऑफिसर नॉमिनेट किया गया है, मैंने ही इसका जवाब देना है कंपनी के ऑफिसर से, कंपनी की मैनेजमेंट से डिस्कस करके। मेरी बात समझ गए जी आप? तो प्रिंसिपल ऑफिसर वो है जिसको टैक्स डिपार्टमेंट लेटर लिखेगा। प्रिंसिपल ऑफिसर कैसे नॉमिनेट होता है? जो जैसे मैंने बताया कि कंपनी बाकायदा खुद बताती है, टैक्स डिपार्टमेंट पूछता है, कंपनी खुद बताती है कि हमारा ये वाला ऑफिसर प्रिंसिपल ऑफिसर होगा, आपने इसके नाम लेटर लिखना है, ये आपको जवाब देगा।
अब इस बात को भी जहन में रखा जाए कि वो ऐसा ऑफिसर होना चाहिए जिसकी कंपनी की टॉप मैनेजमेंट तक रसाई हो। मतलब एक लो ग्रेड का जो ऑफिसर है, एक मिडल, एक फर्स्ट लाइन मैनेजर, मतलब जिसका स्केल लो है, जिसकी अथॉरिटी नहीं है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट उससे मिले आकर, मतलब एक आम सा क्लर्क, सिंपल सी जिसका जो जॉब हो, जिसकी उसकी टॉप मैनेजमेंट तक रसाई नहीं होती, तो एक ऐसी पोस्ट होनी चाहिए, एक ऐसा पर्सन प्रिंसिपल ऑफिसर होना चाहिए जिसका ताल्लुक हो टॉप मैनेजमेंट के साथ, जिन्होंने अल्टीमेटली उसको बताना है भाई क्या चीज़ें तुमने टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करनी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट है, कौन सी इररेलेवेंट है, कौन सी डिटेल जो है वो कॉन्फिडेंशियल है, कौन सी डिस्क्लोज की जा सकती है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? तो एक तो कंपनी का कोई भी डायरेक्टर, कोई भी ऑफिसर, कोई सेक्रेटरी, कोई अकाउंटेंट या कोई एजेंट हो सकता है जिसको प्रिंसिपल ऑफिसर के तौर पर नॉमिनेट किया जाता है, या कोई भी पर्सन कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन फ्रॉम होम द कमिश्नर हैव सर्व अ नोटिस ट्रीटिंग हिम एज अ प्रिंसिपल ऑफिसर। क्लियर है जी? मैं अब रीड आउट करवा देता हूँ जी। प्रिंसिपल ऑफिसर यूज्ड विद द रेफरेंस ऑफ कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स includes a director, a manager, a secretary, a agent, accountant or any similar officer। कोई भी ऑफिसर हो सकता है। एनी पर्सन कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट, वो पर्सन जिसका ताल्लुक हो मैनेजमेंट के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामिया के साथ ऑफ द कंपनी, कंपनी की और एसोसिएशन ऑफ पर्सनस की। जैसे मैंने बताया ना पहले भी कि ये जो टर्म है ना, ये इसकी ज़रूरत ही कंपनी और एसोसिएशन में पड़ी। ऑफ अ पर्सनस, एसोसिएशन ऑफ पर्सन अपॉन होम, जिसके नाम कमिश्नर हैज़ सर्व्ड अ नोटिस, कमिश्नर नोटिस सर्व करेगा, भिजवाया करेगा। क्यों? ऑफ ट्रीटिंग हिम एज अ प्रिंसिपल ऑफिसर, उसे प्रिंसिपल ऑफिसर देयर ऑफ, उस इदारे का प्रिंसिपल ऑफिसर समझते हुए। ठीक हो गया जी? डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, एजेंट, अकाउंटेंट और एनी सिमिलर ऑफिसर, एनी पर्सन कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन अपॉन होम द कमिश्नर हैज सर्व्ड अ नोटिस ऑफ ट्रीटिंग हिम एज अ प्रिंसिपल ऑफिसर। इसकी एक्सप्लेनेशन में आ जाते हैं जी। एज एक्सप्लेन अर्लियर, पर्सन इंक्लूड एन इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन और कंपनी, पर्सन में ही तीनों शामिल हैं। दीज पर्सन आर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू सबमिट देयर रिटर्न ऑफ इनकम। ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसको सुने और समझें। प्रोवाइडिंग अदर डिटेल कहता है इन सब से रिक्वायर किया जाता है, टैक्स डिपार्टमेंट रिक्वायर करता है कि वो जमा करवाएं अपनी रिटर्न ऑफ टोटल इनकम, टोटल आमदनी की रिटर्न तफसीलात। प्रोवाइडिंग अदर डिटेल, दूसरी डिटेल भी मांग सकता है, डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है इफ़ नीडेड, जैसे ही टैक्स डिपार्टमेंट को वो रिक्वायर होंगी। इन केस ऑफ अ कंपनी, जब कंपनी या एसोसिएशन की बात होगी, इन केस ऑफ अ कंपनी और एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कॉन्टैक्ट विद एवरी शेयर होल्डर और एवरी मेंबर और द ऑनर। जो एसोसिएशन ऑफ के हर मेंबर से मिलना और कंपनी के हर शेयर होल्डर से मिलना बड़ा मुश्किल है टैक्स डिपार्टमेंट के लिए। रिगार्डिंग द टैक्स रिक्वायरमेंट, टैक्स रिक्वायरमेंट्स के हवाले से जो टैक्स डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट्स चाहिए ना, उसके लिए टैक्स डिपार्टमेंट के लिए मुमकिन नहीं कि वो हर एसोसिएशन ऑफ पर्सन के मेंबर से मिलता रहे या हर कंपनी से मिलता रहे। अकेले शख्स को तो लेटर लिखा जा सकता है, इंडिविजुअल को तो लेटर लिखा जा सकता है। फॉर दिस पर्पज अ फ्यू रिस्पॉन्सिबल पर्सनस, कुछ जिम्मेदारान ऑफिसर कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट, जिनका मैनेजमेंट से ताल्लुक हो, आर ट्रीटेड एज प्रिंसिपल ऑफिसर, उनको प्रिंसिपल ऑफिसर ट्रीट कर लिया जाता है। The Commissioner of Income Tax may also serve upon a notice to any person connected with the management and administration of a company or an association of person to treat him as a principal officer, and such person will become the principal officer for the purpose of Income Tax Ordinance 2001। ठीक हो गया जी? यहाँ तक आपकी ये डेफिनेशन भी कंप्लीट हो गई। तो इस लेक्चर में भी हमने 4 डेफिनेशन डिस्कस कर ली हैं। उम्मीद है आपने इनको भी अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा, समझ लिया होगा। टोटल अब आपकी 15 डेफिनेशन स्टूडेंट्स हो चुकी हैं। इसके साथ ही मैं अपना लेक्चर जो है वाइंड अप करता हूँ। मैं कॉफ़ी साथ साथ पी रहा हूँ, इसलिए आपको आवाज़ आ रही होगी शायद। इसके साथ ही मैं अपना लेक्चर वाइंड अप करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर।